अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 13 साउंड के एमसीक्यू, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस, लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एयर? ह्यूमन एयर के मेन तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन एयर के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। आउटर एयर, ये वाला आउटर एयर है। फिर मिडल एयर, देन इनर एयर, ये हमारा इनर एयर है। आउटर एयर कलेक्ट करता है साउंड वेव को, इसमें पायना और ईयर कैनाल आ जाती है। मिडल एयर एम्पलीफाई कर देता है वाइब्रेशन को, इसमें ईयर ड्रम और सिस्टलेट्स आ जाती हैं। और इनर एयर में ये कन्वर्ट कर देता है वाइब्रेशन को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब भी हमने हाई एंड्स को कॉप करते हैं तो साउंड एंटर होती है हमारे ईयर में, वाइब्रेट करती है ईयर ड्रम को, ऑसिलस एम्पलीफाई कर देता है वाइब्रेशन को, और कोक्लिया सेंड कर देता है सिग्नल को ब्रेन में। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एयर आर आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। Sound produced by piano and violin give waveform on oscilloscope. The piano और वायलिन की जो वेव फॉर्म होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, कि उसके अंदर मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज होती हैं, हार्मोनिक्स होते हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। इसके मुकाबले में अगर ट्यूनिंग फॉक लें तो उसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल पे अगर हम वायलिन को लें तो वायलिन वेव फॉर्म ऑन ऑसिलोस्कोप शो करती है जैक, पीस एंड वैलीज। यहाँ पे पीक्स आती हैं और वैलीज आती हैं, और इंडिकेट करती है हार्मोन्स। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर साउंड। जो साउंड होती है वो एनर्जी तो ट्रांसफर करती है लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। साउंड ट्रांसफर करती है एनर्जी को थ्रू द पार्टिकल वाइब्रेशन, बट पार्टिकल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, सो नो नेट मूवमेंट इन द मैटर। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहते हैं वाइब्रेशन करने के बाद। साउंड मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करती। मिसाल के तौर पर स्पीकर जो होते हैं वो एयर के मालिक्यूल को वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को पास करते हैं टू द नेबरिंग मालिक्यूल। कि इसमें एयर इटसेल्फ, एयर खुद बेखुद मूव नहीं करती। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कि साउंड एनर्जी तो ट्रांसफर करती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं करती। मैटर ट्रांसफर करना इज नॉट ट्रू फॉर द साउंड। साउंड ट्रेवल फास्टर इन, आप यहाँ टेबल भी देख सकते हैं कि साउंड सबसे ज़्यादा स्टील में फास्टर ट्रेवल करती है। साउंड की स्पीड होती है ये मीडियम पे डिपेंड होती है, मीडियम की स्टिफनेस पे, उसकी डेंसिटी पे, और स्टील की स्टिफनेस और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए स्टील में साउंड बहुत फास्टर ट्रेवल करती है। स्टील में साउंड की वैल्यू 5900 के राउंड ऑफ होती है। साउंड की स्पीड एयर में तो 332 मीटर पर सेकंड होती है, तो वैक्यूम में कितनी होती है? तो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे एयर, वाटर या कोई सॉलिड। इन वैक्यूम वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, इसलिए साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो साउंड की स्पीड वैक्यूम में जीरो होती है क्योंकि वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती। साउंड ने ट्रेवल किया है वाटर टू एन आयरन। आयरन में स्पीड 5900 के राउंड ऑफ होती है, वाटर में 1480। तो जो आयरन से वाटर में जाएगी, सॉरी, जो वाटर से वो आयरन में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वाटर से आयरन में जाएगी तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब आयरन से दोबारा वो एयर में आएगी, आयरन से दोबारा एयर में आएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। दोबारा जब एयर से वाटर में जाएगी स्पीड दोबारा इंक्रीज हो जाएगी। हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। क्योंकि मटेरियल चेंज होने से साउंड की स्पीड चेंज हो जाती है। इसलिए वाटर से आयरन में जाने में स्पीड इंक्रीज हुई थी, लेकिन आयरन से एयर में जाने में स्पीड डिक्रीज हुई, और एयर से वाटर में जाने में स्पीड दोबारा इंक्रीज हो गई। व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड को क्या होगा अगर फ्रिक्वेंसी डबल कर दें? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर हम फ्रिक्वेंसी को डबल कर दें तो लेमडा हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है एफ लेमडा, लेकिन ये डिपेंड करती है मीडियम पे। ये फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ लेमडा पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम फ्रिक्वेंसी को किसी वजह से बढ़ा दें तो हमारा जो लेमडा है वो कम हो जाएगा। इसलिए इफ फ्रिक्वेंसी डबल तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, जिस वजह से वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम। आपको एमसीक्यू ऐसा है कि फ्रिक्वेंसी हमने डबल कर दी है लेकिन लैम्डा कांस्टेंट रखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी डबल लैम्डा कांस्टेंट रखा है, तो देन स्पीड पे क्या फर्क होगा? उस सूरत में इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में फ्रिक्वेंसी डबल करने से लैम्डा हाफ हो जाता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इंसान जो फ्रिक्वेंसी सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो इंफ्रासोनिक वेव वो होती है जो इंसान नहीं सुन सकता, इतनी कम कि इंसान सुन ही नहीं सकता। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम हो उसको हम इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 0 से 20 इंफ्रासोनिक, और 20 से 20,000 जो होती है ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है, और 20,000 से जो अबव होती है उसे अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ऑडियल हमारी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी वो होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी।
फॉर इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पर्सन से ऑब्स्टिकल के लिए कितना होना चाहिए? इंसान जो इको सुन सकता है उसकी साउंड की जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और साउंड की वेलोसिटी होती है 332 और टोटल वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 0.1 सेकेंड में होगा वेलोसिटी इनटू टाइम विच इज इक्वल टू राउंड ऑफ करेंगे तो 34 मीटर। इट्स मीन दैट साउंड जाएगी भी और वापस भी आएगी। तो 17 मीटर वो जाएगी फिर टकराएगी और 17 मीटर ही टकरा के वापस आएगी, तो टोटल हो जाएगा 34 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस जो इको के लिए रिक्वायर्ड है वो है 17 मीटर। प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो लाउडनेस साउंड इंक्रीज होती है विद एम्पलीट्यूड, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए तो उसकी लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाती है। तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड। हायर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी, मोर लाउडनेस। जैसे हीटिंग अ ड्रम हार्डर इंक्रीज एम्पलीट्यूड मेकिंग द साउंड लाउडर। ज़्यादा ज़ोर से ड्रम को हार्डर करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से साउंड भी लाउडर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एम्पलीट्यूड। साउंड जब एंटर होती है एयर में तो उसे एम्पलीफाइड कौन करता है? और सिसलस, इसमें आ जाते हैं मैलस, इनकस और स्टेप्स, जो हमारी मिडल एयर के पार्ट्स हैं। ये एम्पलीफाई कर देते हैं, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं तकरीबन 20 टाइम्स, 20x। देन कॉक्लिया कन्वर्ट कर देता है वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो हमारा इनर एयर है। तो वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करने का काम ऑसिलस करता है। साइलेंट विसल जो डॉग्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे डॉग्स तो सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकते, उसकी पॉसिबल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? उसकी पॉसिबल फ्रिक्वेंसी होती है ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्स, क्योंकि ह्यूमन एयर सिर्फ 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, लेकिन डॉग जो होते हैं तकरीबन 45,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। यानी कि उसके लिए हम विसल यूज़ करते हैं जिसे साइलेंस विसल कहते हैं। ये साइलेंस इंसानों के लिए होती है, डॉग्स के लिए नहीं होती। ये अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी यूज़ करती है डॉग्स को बुलाने के लिए। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन, तो पिच डिटरमाइन करती है फ्रिक्वेंसी। हायर फ्रिक्वेंसी मीन हायर पिच, जैसे बर्ड चिर्पिंग करते हैं, चिर्प करते हैं हायर फ्रिक्वेंसी, और लाइन रोर करता है लो फ्रिक्वेंसी के साथ। तो पिच, किसी भी साउंड की जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। टू साउंड जिनकी सेम लाउडनेस है, सेम लाउडनेस है यानी कि सेम एम्पलीट्यूड है और सेम पिच है, सेम पिच मीन्स फ्रिक्वेंसी भी सेम है, उसे डिस्टिंग्विश करेंगे बाय क्वालिटी। क्वालिटी डिपेंड अपॉन वेव फॉर्म शेप, वो बताता है वेव की शेप कैसी है और उसकी हार्मोनी कैसे है। जैसे फ्लूट ले लें, गिटार ले लें, क्लैरिनेट ले लें, ट्यूनिंग फोक ले लें, इन सब की वेव फॉर्म की शेप डिफरेंट होती है। तो सेम लाउडनेस और सेम पिच को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साउंड क्वालिटी के साथ। एवरीथिंग सेम होने के बावजूद भी उनकी वेव की जो शेप बनती है वो डिफरेंट होती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वालिटी। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, हमारा जो ब्रेन होता है वो रिटेन कर सकता है साउंड को 0.1 से 0.2 सेकंड तक, जिसमें अलाउ करता है, अलाउ अस टू परसीव कंटिन्यूस स्पीच और म्यूजिक। तो जो साउंड रिटेन करने की सलाहियत होती है वो होती है 0.1 सेकंड। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। इसमें हमें एक टेबल दिया गया है और कहा गया कि मार्क करें रीजन इंफ्रारेड, ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रासाउंड। इसमें 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक ये होगी इंफ्रारेड साउंड, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होगी ह्यूमन ऑडिबल साउंड, और 20,000 से अबव होती है अल्ट्रासाउंड। लेकिन टेबल में 0 और 10 दिया गया है, इसलिए इस टेबल के मुताबिक हमारी इंफ्रारेड साउंड होगी 0 to 10, ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होगी 20 to 20,000 और अल्ट्रासाउंड की वैल्यू होगी 40,000 से लेके 80,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल करें मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। यहाँ पे हमने ह्यूमन ईयर के मेजर पार्ट लेबल कर दी है, जिसे मेन मेजर पार्ट होते हैं एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में होता है पाइना, ईयर कनाल, ये पाइना आ गया, ये हमारा ईयर कनाल आ गया। मिडल ईयर में है ईयर ड्रम, फिर ऑसिलस में है मैलस, इनकस टेप्स, मैलस इनकस टेप्स, ईयर ईयर ड्रम, ये एम्पलीफाई कर देते हैं वाइब्रेशन को। फिर हमारे पास इनर एयर आ जाता है, जिसमें कोकलिया ऑडिटरी नर्व शामिल है, ये कन्वर्ट कर देते हैं वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट कर देती है सिग्नल को टू द ब्रेन। आउटर एयर ये डायरेक्ट करता है साउंड इनटू द एयर कनाल। मिडल एयर इसे एम्पलीफाई कर देता है तकरीबन 20 टाइम। तो इनर एयर इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा भी ईयर से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो भी हमने इस डायग्राम में दे दिए हैं, लेकिन मेनली आपने आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर कि ये पार्ट आपने लाजमी लेबल करने। अब हम करेंगे शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन में एनालाइज करें प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन फ्रॉम आउटर एयर टू ब्रेन। आउटर एयर में जो पाइना होता है वो कलेक्ट करता है साउंड वेव को, ये साउंड डायरेक्टेड होती है थ्रू ईयर कनाल और जाके ईयर ड्रम को हिट करती है। फिर मिडल एयर में जो ईयर ड्रम है ये हमारा वाइब्रेट करता है और ये ट्रांसमिट कर देता है एनर्जी ऑसिलस को। ऑसिलस में आता है मैलस, इनकस
और स्टेप्स, ये तीनों वाइब्रेट करके साउंड की वाइब्रेशन को तकरीबन 20 टाइम इंक्रीज कर देते हैं। फिर बारी आती है इनर ईयर की। जितनी भी वाइब्रेशन है वो कोक्लिया में एंटर होती है, जिसमें जो फ्लूइड मोशन होता है वो बेंड होता है हेयर सेल में, और इन बेंडिंग की वजह से जितनी मैकेनिकल एनर्जी होती है साउंड की वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद ऑडिटरी नर्व्स आते हैं। जितने इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोक्लिया प्रोड्यूस करता है वो सिग्नल ट्रैवल करता है वी ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर डोर को स्लैम किया जाए तो साउंड ट्रैवल करती है थ्रू द ईयर स्ट्रक्चर, अल्टीमेटली ट्रिगर करती है न्यूरल सिग्नल को, हमें साउंड सुनाई देता है बैंग। कॉमन सोर्सेज के बारे में बताएं, जो हार्मफुल नॉइस के कॉमन सोर्सेज हैं, और असेस करें देयर इम्पैक्ट और ह्यूमन हेल्थ। तो कॉमन सोर्सेज में आ जाता है ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल मशीनरी, रिकनेशन एक्टिविटी में लाउड साउंड, और अर्बन एरिया की जो डेवलपमेंट्स हैं। ट्रैफिक का साउंड लेवल 85 टू 100 डेसिबल हो सकता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी का 90 टू 120, और रिमेनिंग ये 110 से 120 डेसिबल तक का साउंड हो सकता है। इम्पैक्ट में हमारी हेयरिंग लॉस होती है। अगर हम 85 डेसिबल से ज़्यादा साउंड लंबे अरसे तक सुने तो हमारे सुनने की सलाहियत जो होती है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि हमारे कोक्लियर हेयर सेल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कोक्लिया में यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, तो हमारी सुनने की सलाहियत जो होती है वो डैमेज हो जाती है। साउंड की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा क्रोनिक नॉइस इंक्रीज कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल, रेजिंग रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, और इससे हमारी हार्ट डिजीज भी हो सकती हैं। मिसाल पर कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर वो जैक हैमर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अबाउट 100 डेसिबल। अगर वो प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो उनकी हेयरिंग लॉस हो सकती है। एनिमल्स कैसे इंफ्रासाउंड को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और कंपेयर करें दिस विद ह्यूमन कम्युनिकेशन मेथड। एनिमल यूज़ करते हैं इंफ्रारेड साउंड, जैसे एलिफेंट लेस देन 20 हर्ट्ज पे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर अ 10 किलोमीटर विया ग्राउंड वाइब्रेशन। और वेल लो फ्रिक्वेंसी सेल होते हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस अंडर वाटर कम्युनिकेशन कर लेते हैं कई किलोमीटर तक। एज कम्पेयर टू ह्यूमन, ह्यूमन रिलाई करते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, और टेक्नोलॉजी पे जैसे सेल फोन फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन ये लेस एफिशिएंट मेथड है इंफ्रारेड साउंड से। अब वैल्यूएट करें एडवांटेजेस भी और लिमिटेशन भी ऑफ अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। एडवांटेजेस में आ जाते हैं प्रिसीशन, ये क्लीन कर देता है इंटीग्रेट पार्ट जैसे ज्वेलरी, सर्किट ब्रेकर्स, जिनकी वैसे क्लीनिंग इजीली पॉसिबल नहीं है। सेकंड, ये इको फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता। अगर हम डिटर्जेंट और वाटर यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ये कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। लिमिटेशन में है, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेशन करनी पड़ती है, और फिर इसकी मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है। अगर हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन खराब हो जाए तो इनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है। फिर मटेरियल लिमिटेशन है, फॉर एग्जांपल बहुत सॉफ्ट मटेरियल पे अगर हम अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे तो मे डैमेज द सॉफ्ट मटेरियल, जैसे रबड़ वगैरह को डैमेज भी कर सकते हैं। जैसे डेंटिस्ट यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड क्लीनर अपने टूल को स्टेरिलाइज करने के लिए, और जितना भी माइक्रोस्कोपिक डेब्रिस है उन सबको रिमूव करने के लिए डेंटिस्ट अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज करते हैं। वाई डू साउंड ट्रैवल करती है फास्टर इन सॉलिड दैन लिक्विड? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है इलास्टिसिटी और डेंसिटी। अब क्योंकि सॉलिड की हायर इलास्टिसिटी होती है, जैसे स्टील की 200 होती है, लेकिन सॉलिड की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन इलास्टिक कई टाइम ज़्यादा हो जाती है, तो इलास्टिसिटी जो होती है वो डोमिनेट कर जाती है। तो ज़्यादा इलास्टिसिटी होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड फास्टर होती है सॉलिड में स्पीड तकरीबन 5000 या 5000 प्लस मीटर पर सेकंड होती है, और गैसेज में 342 330 332 के राउंड बोट होती है। फॉर एग्जांपल साउंड ट्रैवल करती है 5960 मीटर पर सेकंड इन स्टील, और 148 मीटर पर सेकंड इन वाटर, और एयर में सिर्फ 343 मीटर पर सेकंड। तो हायर इलास्टिसिटी होने की वजह से सॉलिड की स्पीड ज़्यादा होती है। दो प्लास्टिक ग्लास लें और स्ट्रिंग अटैच करें बिटवीन देम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट, तो ये बेटर वे है कम्युनिकेट करने का देन मेरली शॉटिंग कि चीख चीख के बात करें। वो क्यों? इसमें जो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं ये सॉलिड मीडियम है, तो ट्रांसमिट वाइब्रेशन मोर एफिशिएंटली, तो सॉलिड में वाइब्रेशन ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रेवल होती है। साउंड सॉलिड में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड with minimum energy loss। जैसे a thin can telephone demonstrate how vibration travel a string allowing communicate over distance where shouting fail। यहाँ से shouting करेंगे तो बहुत कम आवाज़ जाएगी, लेकिन अब ग्लास के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे तो साउंड फास्टर ट्रैवल करती है विद मिनिमम एनर्जी लॉस, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड? दो साउंड में कैसे फर्क बयान करेंगे? अगर उनकी सेम लाउडनेस है, सेम लाउडनेस है मीन्स सेम एम्पलीट्यूड है,
अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो उनके हम पहले पिच से यानी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। अब ये देखिए दोनों वेव का लाउडनेस सेम है लेकिन दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होगी साउंड क्वालिटी। अगर एम्पलीट्यूड भी सेम है फिर भी हर चीज़ की जो वेव फॉर्म होती है, जो साउंड क्वालिटी होती है, वेव फॉर्म जो साउंड क्वालिटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो साउंड क्वालिटी से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी साउंड टिम्बर भी कहते हैं कि यूनिक हार्मोनिक कंटेंट होता है, डिफरेंट होती है हर एक की वेव फॉर्म क्वालिटी। पियानो की क्वालिटी और फ्लूट की क्वालिटी डिफरेंट होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, एक वायलिन और एक ड्रम प्लेइंग द सेम नोट एट इक्वल लाउडनेस, तो साउंड डिफरेंशिएट ड्यू टू टिम्बर या साउंड क्वालिटी। एक मैच हो रहा था, द ड्यूरिंग द मैच ऑफ क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हियर स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर। तो बैट्समैन जो हिट कर रहा है हम देख पहले लेते हैं लेकिन साउंड हमें बाद में आती है। एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस। अब लाइट की स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, लाइट ट्रेवल करती है 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से, और साउंड की स्पीड होती है एयर में 343 मीटर पर सेकेंड। इसलिए लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हम इजीली सी करते हैं बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल, और साउंड बाद में ट्रैवल करती है इसलिए हम साउंड को बाद में सुनते हैं। अब टाइम डिफरेंस होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर बैट्समैन आपका 100 मीटर अवे हो तो स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड कर दें, तो डिस्टेंस को स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड कर दें तो साउंड तकरीबन 0.29 सेकेंड लेगी पहुंचने में। और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो कुछ ही मिली सेकेंड में आप तक पहुंच जाएगी। वाइब्रेटिंग पेंडुलम कोई ऑडिबल साउंड क्यों नहीं प्रोड्यूस करता? क्योंकि पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा होता है बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे, उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है और स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। वो प्रोड्यूस करता है इंफ्रारेड साउंड, यानी कि वो साउंड हम नहीं सुन सकते। मिसाल तौर पे ग्रैंड फैदर क्लॉक पेंडुलम है तो वो स्विंग कर रहा होता है सिर्फ 1 हर्ट्ज, तो इंसान तो 20 हर्ट्ज से कम सुन ही नहीं सकते, जिसकी वजह से 1 हर्ट्ज वो बिल्कुल नहीं सुन सकते, तो वो अनडिटेक्टेबल होता है ह्यूमन के लिए। दो स्टूडेंट है, टॉक कर रहे हैं कॉरिडोर ऑफ योर स्कूल, स्कूल के कॉरिडोर में। आप उनको सुन तो सकते हैं बट उनको देख नहीं सकते। हाउ? साउंड जो होती है वो डिफ्रैक्शन करती है, साउंड बेंड हो जाती है अराउंड द ऑब्स्टिकल्स, डोर से, कॉर्नर से, और लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट। उसकी रिफ्लेक्शन बहुत टफ होती है, बहुत स्मॉल लैम्डा चाहिए होता है हमें, बहुत स्मॉल गैप चाहिए होता है, इसलिए साउंड डिफ्लेक्शन कर देती है। डिफ्लेक्शन की वजह से हम उनको सुन सकते हैं, और लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है इसकी वजह से हम उसको देख नहीं सकते। तो साउंड वेव डिफ्लेक्ट करती है अराउंड द कॉर्नर, जबकि लाइट डिफ्लेक्ट नहीं करती, मेकिंग वॉइसेस ऑडिएबल, जिसकी वजह से हमें आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन स्टूडेंट दिखाई नहीं देते। आप कौन कौन से स्टेप लेंगे टू टेक स्टॉप इको एंड रिवर्बरेशन इफेक्ट इन लार्ज रूम? लार्ज रूम में आपने रिवर्बरेशन और इको को रोकना है तो आप क्या स्टेप लेंगे? आप साउंड को अब्जॉर्व करेंगे, अब्जॉर्व करने के लिए हम अकोस्टिक पैनल्स लगा देंगे, या कारपेट्स, कर्टेन, सॉफ्ट कर्टेन और कारपेट लगा देंगे जो साउंड को अब्जॉर्व कर लेंगे। इसके अलावा डिफ्यूज करेंगे साउंड को, यूज करेंगे अनइवन सरफेसेस जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन स्कैटर हो जाएगी। उसके अलावा हम ब्लॉक कर देंगे साउंड को जहां अनवांटेड साउंड नहीं चाहिए होगी। ऐड करेंगे पार्टीशन या बैफल और साउंड को ब्लॉक कर देंगे। मिसाल में कॉन्सर्ट हॉल यूज करते हैं फोम पैनल्स एंड एंगल वॉल टू मिनिमाइज द इकोज। अब हम करेंगे लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यहाँ पे बुक में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन करें फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव विद एग्जांपल। तो साउंड वेव जब भी एग्जांपल प्रोड्यूस होगी तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होगी जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगी, जिनको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होगी और एनर्जी ट्रांसफर होगी थ्रू द मीडियम, जिसकी पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रिक्वेंसी के, और लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसमें बुक का आप ये वाला टॉपिक भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में गिटार या ड्रम वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन वॉइस में वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। नेचुरल फिनोमेना में थंडर आता है। एनिमल्स, बर्ड चिपिंग करते हैं। एवरीडे ऑब्जेक्ट में ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आप इसकी डिटेल प्रोसेस भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन को में जस्टिफाई करें कि वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, और डिजाइन करें एक्सपेरिमेंट डिमोस्ट्रेट दिस प्रिंसिपल। अब साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, उसे मीडियम चाहिए होता है, मीडियम के बगैर वो ट्रेवल नहीं कर सकती। जहाँ पे मीडियम नहीं होगा वहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई कंप्रेशन रेट फ्रिक्शन रीजन नहीं होगा, वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी और डेंसिटी जीरो होगी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसके लिए बुक में आप बेल जार एक्सपेरिमेंट है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेल जार एक्सपेरिमेंट में जब एयर मौजूद थी हमने रिंग ऑन किया था तो साउंड प्रोड्यूस हुई। जैसे हमने एयर को ग्रेजुअली रिमूव किया तो साउंड
की इंटेंसिटी कम होगी। जब कंप्लीट वैक्यूम कर दिया तो मैं साउंड सुनना बंद होगी, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके साथ आप ये थ्योरी लिख सकते हैं। साथ में भी ये भी थ्योरी लिख सकते हैं कि इन वैक्यूम जहाँ पे कोई नो एयर मालिक्यूल से तो वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं हुई, इसलिए साउंड हमारी डिस्पियर हो गई, हमें साउंड सुनाई नहीं दी, इवन कि बेल रिंग कर रही थी जब हमने एयर को रिमूव कर दिया था। क्वेश्चन 3 है कि नेचर ऑफ साउंड वेव को एक्सप्लेन करें। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन होती हैं, उसमें प्रेशर वेरिएशन होती है, इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर वेव से डिफरेंट होती हैं। हाउ द साउंड प्रोपोगेट एक्सप्लेन, जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसे रेयरफेक्शन और कंप्रेशन रीजन पैदा होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होती है और वो मीडियम में ट्रेवल करती है। इसके अलावा बुक में अब ये वाला टॉपिक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। प्रोपोगेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं वाइब्रेशन का सोर्स क्या होगा, वोकल कॉर्ड, ड्रम हेड, फिर मीडियम की ज़रूरत होगी, फिर वेव मूव करेगी, वो प्रोपोगेट करेगी इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, फिर परसेप्शन, और फिर आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो प्रोपोगेट करती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में, और स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है मीडियम की इलास्टिसिटी और डेंसिटी में। और साउंड में अल्ट्रासाउंड को हम मेडिकल इमेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें कि चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड और चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे इफेक्ट करती है लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड वेव। जैसे हमें मालूम है एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और लाउडनेस की जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है लाउडनेस। अगर आप डेसिबल में ये फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पिच के। हायर फ्रिक्वेंसी मीन्स हायर पिच। साथ में आप इसकी वैल्यू एग्जाम्पल दें। 5 क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड एक उसकी खास खसूसियत होती है जिससे हम दो साउंड को में फ़र्क बयान कर सकते हैं जिनकी सेम पिच हो और सेम लाउडनेस हो, लेकिन उनकी हार्मोनिक कॉन्टैक्ट ओवर ट्यून या वेव की फॉर्म जो होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सेम फ्रिक्वेंसी है, सेम एम्पलीट्यूड है, लेकिन वेव की फॉर्म डिफरेंट है, तो वेव की डिफरेंस फॉर्म को हम कहते हैं साउंड क्वालिटी। इस क्वेश्चन में इसका टॉपिक क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर को आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेडिंग में मटेरियल की हेडिंग, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, मेटल, वुड और डंपिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर शेप में आप रेजोनेंस, कैविटीज और सरफेस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में आप लास्ट में एग्जांपल दे सकते हैं। क्वेश्चन 6 में बताया गया कि स्पीड ऑफ साउंड पूछी गई है डिफरेंट मीडिया में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज में। जैसे पता है स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडिया में डिपेंड करती है इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे। और इलास्टिक मॉडुलस जो होता है ये सॉलिड का ज़्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम और एयर का उससे कम, इसलिए हायर इलास्टिक की वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। साथ में आप इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। साथ में टेबल्स की वैल्यू लिख सकते हैं। फिर हम लिक्विड के बारे में कहेंगे उसकी मॉडरेट इलास्टिसिटी होती है, उसकी स्पीड और एग्जांपल दे सकते हैं। फिर गैसेस की लो इलास्टिसिटी और डेंसिटी की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, और साथ में उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। अब डेंसिटी चेंज होने के साथ साथ इलास्टिसिटी भी चेंज होती है, तो इलास्टिसिटी डोमिनेट कर जाती है। इलास्टिसिटी डोमिनेट करने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड में ज़्यादा होती है गैसेस के मुकाबले में। अगर आप रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देना चाहें तो एग्जामिनर को एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, जियोलॉजी, अंडर वाटर कम्युनिकेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसे यूज होती है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन अगर होती है जब साउंड वेव बाउंस कर जाती है, जो टकरा के वापस आ जाती है उसी मीडियम में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। जिस एंगल पे आती है टकरा के उसी एंगल पे आगे चली जाती है। फिर डिफरेंस करें इको और रीवर्बरेशन में। इको के लिए जो टाइम गैप है वो 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रीवर्बरेशन में टाइम गैप 0.1 सेकंड से कम हो सकता है। इको में क्लियर और सेपरेट साउंड हमें सुनाई देती है। रीवर्बरेशन में क्लियर और सेपरेट साउंड नहीं सुनाई देती, हमें प्रोलॉन्ग और ब्लेंडेड साउंड सुनाई देती हैं। इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रीवरेशन में कॉमनली स्मॉल होता है, मीडियम रूम में भी हो सकती है, इसके लिए डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है। एग्जांपल में ले सकते हैं शूटिंग और कैनन, और रीवरेशन ले सकते हैं एक स्मॉल टाइल रूम, बाथरूम, उसमें आवाज़ गूंज जाएगी। इको का डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आधा टाइम से जाने में लगेगा और फिर बाकी आधा टाइम से आने में लगेगा। डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इको में सोनार है, इको लोकेशन है, और रीवरेशन में अकोस्टिक पैनल, थिएटर है, कारपेट्स इन ऑफिस। तो इको तब सुनाई देती है कि 17 मीटर वो जाए, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आए, और उसका टाइम पीरियड 0.1 सेकंड से ज़्यादा हो। क्वेश्चन 8 भी ये कि इको ये रिफ्लेक्ट होती है साउंड वेव दैट रीच द लिसनर आफ्टर अ नोटिसेबल डिले ग्रेटर देन 0.1 सेकंड। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं कि एक सोर्स और
ऑब्स्टिकल के दरमियान 17.5 या उससे ज्यादा 17 मीटर या उससे ज्यादा का डिस्टेंस रखें, साउंड जाएगी उससे टकरा के आपको दोबारा सुनाई देगी। यहाँ पे स्टेप्स में 50 मीटर रखा गया, आप 17 मीटर से कोई भी वैल्यू ज्यादा रख सकते हैं। और स्टॉप वॉच की मदद से आप उसका टाइम डिले मेजर कर सकते हैं। आप क्लैप करें, लाउडली साउंड प्रोड्यूस करें और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दें। जब साउंड जाकर टकरा के वापस आएगी तो आप इको हियर करेंगे तो टाइमर को स्टॉप कर दें और इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लें डिस्टेंस। इस तरह आपने एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट कर दिए। डिफरेंशिएट करें बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक में एंड हाउ नॉइस इज नॉइसेंस। नॉइस एक इरेगुलर अनस्ट्रक्चर्ड साउंड होती है विद रैंडम फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल है ट्रैफिक का साउंड, कंस्ट्रक्शन का साउंड। और म्यूजिक एक ऑर्गेनाइज साउंड होती है विद मेलोडी, रिदम और हारमोनी की, जो हमारे कानों को बहुत ज़्यादा प्लीजेंट लगता है, जैसे पियानो, कंसर्ट, पॉप। डिफरेंट एस्पेक्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर में नॉइस रैंडम होती है, क्रोटिक होती है फ्रिक्वेंसीज, और म्यूजिक ऑर्गेनाइज होती है। इंटेंट में नॉइस अनइंटेंशनल अनवांटेड होती है, हमें नहीं रिक्वायर्ड होती। लेकिन म्यूजिक एक इंटेंशनल होता है, हमें रिक्वायर्ड होता है, हम उसे सुनते हैं। परसेप्शन में जो नॉइस होती है वो अनप्लेजेंट होती है, डिस्ट्रप्टिव होती है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जबकि म्यूजिक हमारा प्लेजेंट होता है, इंजॉयबल होता है। वाई नॉइस नॉइजनेस। नॉइजनेस में हेल्थ इंपैक्ट आते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से हमें स्ट्रेस, हेयरिंग लॉस और स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिस्ट्रप्शन हो सकती है। साथ में आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। जस्टिफाई करें इंपॉर्टेंस ऑफ अकोस्टिक प्रोटेक्शन इन इन्वायरमेंट्स। स्कूल और हॉस्पिटल। स्कूल में नॉइज डिस्टर्ब कर सकती है कंसंट्रेशन और लर्निंग को, तो अकोस्टिक प्रोटेक्शन इन्हेंस कर देगी फोकस और एकेडमिक परफॉर्मेंस को। हॉस्पिटल में एक्सेसिव नॉइज डिले कर देगी पेशेंट की रिकवरी को और इंक्रीज कर देगी स्ट्रेस को। क्वाइट करेगी इन्वायरमेंट, प्रमोट करेगी हीलिंग। क्वाइट इन्वायरमेंट हो गए तो हमारी हीलिंग जल्दी हो सकती है। नेक्स्ट, हाउ कैन डिजाइन एलिमेंट्स एंड मटेरियल कंट्रीब्यूट टू क्रिएट साउंड फ्रेंडली स्पेसेस। इसके लिए मटेरियल यूज कर सकते हैं, अकोस्टिक पैनल, कारपेट, डबल ग्लेज विंडो यूज कर सकते हैं और अब्जॉर्ब साउंड मटेरियल यूज कर सकते हैं। लेआउट में बफर जोन या गार्डन और स्ट्रेटजी प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब नॉइजी इक्विपमेंट्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं या दूर भेज सकते हैं। या स्कूल यूज कॉक बोर्ड्स टू डैम्प नॉइस। हॉस्पिटल इंस्टॉल साउंड प्रूफ आईसीयू डोर्स। क्वेश्चन 11 में हमने नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट डिस्कस करने हैं। इफेक्ट में इन्वायरमेंटल इफेक्ट है कि डिस्टर्ब कर देता है वाइल्ड लाइफ को, बर्ड की कम्युनिकेशन को। हेल्थ में हेयरिंग लॉस है, स्ट्रेस है, स्लीप डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है। स्ट्रेटजी में इन्फोर्स कर सकते हैं नॉइस की लिमिट, कि नॉइस की लिमिट 55 डेसिबल डे टाइम में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्बन की प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें ग्रीन बफर और जोनिंग लॉस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी लो नॉइस मशीनरी यूज़ कर सकते हैं और साउंड के लिए बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज नॉइस रिड्यूसिंग मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा इंसुलेटिंग वॉल एंड प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस। क्वेश्चन 12 में बताया गया है कि ह्यूमन जो सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट से 20,000 हर्ट की फ्रिक्वेंसी, और इससे कम की फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी का नेचर और टेक्नोलॉजी में यूटिलाइजेशन बताएं। 20 हर्ट से कम फ्रिक्वेंसी को हम इंफ्रा साउंड कहते हैं। नेचर में ये एलिफेंट कम्युनिकेट करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग इंफ्रासाउंड। और टेक्नोलॉजी में मोनिटर करते हैं इंसान अर्थक्वेक को और वल्केनो एक्टिविटी यूजिंग इंफ्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसकी 20,000 हर्ट से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। इसके नेचर में बैट्स नेविगेट करते हैं विया इको लोकेशन, और डॉल्फिन भी करती हैं। साथ में टेक्नोलॉजी में मेडिकल इमेजिंग है जिसे सोनोग्राम कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड क्लीनर्स हैं। ह्यूमन ये अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड को हियर नहीं कर सकते, लेकिन हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड इंसान के लिए डिस्कम्फर्ट जरूर क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, बुक में 15 लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन करें हाउ साउंड वेव कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय एयर ड्रम और ऑडिटरी नर्व्स। तो साउंड वेव्स एयर ड्रम में वाइब्रेट करती है एयर ड्रम्स को। ओसिलस में बोन्स जिसमें मैलस इनकस स्टेप्स होते हैं, ये एम्पलीफाई कर देते हैं वाइब्रेशन को। कोक्लिया में फ्लूइड मूवमेंट बैंड्स करते हैं हेयर सेल को, जिससे जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ऑडिटरी नर्व जो होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस। एक टूरिस्ट ने कॉल क्लैप किया अपने हैंड्स को नियर द क्लिफ और उन्हें इको हियर की है आफ्टर 5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ इको हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 344 मीटर पर सेकेंड, और हमने डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ निकालना है। इको के लिए डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड इसलिए किया कि साउंड पहले जाएगी, टकराएगी और टकरा के फिर वापस आएगी। अब वेलोसिटी की जगह हम पुट कर देंगे 344 और टाइम की जगह पुट कर देंगे 5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 860 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर।
हमें दी गई है 1500 मीटर पर सेकेंड और इसका वेव लेंथ दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऐसा यूनिट आ जाएगा 0.45 मीटर। फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। जैसे मालूम है फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रिक्वेंसी होगी v ओवर लैम्डा। तो वेलोसिटी 1500 और लैम्डा में दिया था 0.45, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3333.3 हर्ट्ज। थ्री में वही सी वाटर की साउंड, वही स्पीड ऑफ साउंड दी है 1500 मीटर पर सेकेंड। It is sent and detected back after reflection from seabed in 8.5 सेकेंड। तो इसमें टोटल टाइम दिया हुआ है 8.5 सेकेंड। तो फाइंड करें टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस से लेके बॉटम ऑफ द सी। लेट्स अगर ये सरफेस है, ये बॉटम था, तो साउंड जाएगी टकरा के वापस आएगी, तो डेप्थ हो जाएगी हमारी वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी है 15, टाइम है 8.5 डिवाइडेड बाय 2, तो डेप्थ हमारी आ जाएगी 6375 मीटर। एक फिजिशियन है, उसने काउंट किए हैं 69 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। तो हार्ट बीट्स हैं 69, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो उसको कैलकुलेट करें फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी होगी नंबर ऑफ हार्ट बीट पर यूनिट टाइम। तो 69 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1.15 हर्ट्ज। साथ में पूछा टाइम पीरियड। पीरियड तो पीरियड का फार्मूला होता है 1/f। फ्रिक्वेंसी जो निकली है उसे 1/f करेंगे, 1.15 को नीचे रख के 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 0.8696 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल 5 में क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ वेव लेंथ एट स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड। तो 343 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड दी गई है। फॉर ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज दी हुई है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो हम वेव लेंथ फाइंड करने हैं। तो इसमें हमें दो फ्रिक्वेंसीज के लिए हमें वेव लेंथ फाइंड करेंगे। लैम्डा की वैल्यू होती है, जो फार्मूला हम यूज करते हैं लैम्डा का, वो होगा वी ओवर एफ। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से लैम्डा का फार्मूला आएगा वी ओवर एफ। तो हमें दो फ्रिक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज। अब पहले में हम 20 हर्ट्ज पुट करेंगे एफ। लैम्डा 1 निकालने के लिए स्पीड ऑफ साउंड 343 रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में हम 20,000 हर्ट्ज को फ्रिक्वेंसी को पुट करेंगे। सिक्स में ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, थंडर साउंड इज हियर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो टाइम हमें दिया गया 3 सेकेंड। आफ्टर लाइटिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ग्राउंड अगर स्पीड ऑफ साउंड हो 340 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस हमने निकालना है। डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेरी इजी, वेलोसिटी दी हुई है 340, टाइम है 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस आ जाएगा 1020 मीटर। सुनार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, सेंड कर रहा है अल्ट्रासाउंडिंग सिग्नल टुवर्ड सी बेड। इट इज रिसीव्ड आफ्टर 5.3 सेकेंड। तो सिग्नल जो वापस आया है वो 5.3 सेकेंड के बाद वापस आया, तो टाइम दिया हुआ हमें 5.3 सेकेंड। और साथ में स्पीड ऑफ साउंड हमें सी वाटर में दी हुई है 550 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। तो डेप्थ ऑफ सी के लिए हम सेम वही दोबारा फार्म लगाएंगे, v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। v हमें 1550, टाइम दिया हुआ है 5.3 डिवाइडेड बाई 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4107.5 मीटर। थैंक यू माय फ्रेंड्स।